हेलो एवरीवन, हम लगातार आरएएस मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम जनरल साइंस का ले रहे हैं। जनरल साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सबके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेगमेंट मैंने पहले भी इसके संदर्भ में आपसे डिस्कस किया था। अब हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल साइंस का जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक पैटर्न होता है। अभी तक की आप हिस्ट्री देख लें तो थोड़े सिंपल नेचर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज चेक नहीं करनी है कि साइंस में आप कितने डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस के कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, उन बुलेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डेप्थ तक आपको जाना है। हर बुलेट पॉइंट पर 20 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द का आपका अभ्यास होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न डिस्कस करने के पीछे का एक बेसिक रीज़न ये भी है कि आपका कंटेंट बिल्ड हो, आपके पास कंटेंट आ जाए, हर टॉपिक के लिए आपके पास लिखने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो, जिससे कि आप जब मेंस का उत्तर लिखने बैठेंगे उस परीक्षा के अंदर तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीबेक प्रभाव को समझाइए। प्रश्न है, सीबेक प्रभाव को आपको समझाना है। सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये इफेक्ट बताया था। इसमें ये कहा गया था कि अगर दो विभिन्न धातुओं की जो चालकता रखने वाली तारें हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए और उसमें एक सिरा गर्म और एक सिरा ठंडा रखा जाए तो तारों के मध्य विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। सीबेक प्रभाव के बारे में लिखना है। 15 शब्द और 2 अंकों का प्रश्न है। 1821 में, ये सन अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए। अगर नहीं याद है तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, इससे मार्क्स कटने वाले नहीं हैं आपके। 1821 में जर्मन वैज्ञानिक सीबेक ने यह सिद्धांत दिया था, दो भिन्न चालक धातुओं के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ का निर्माण किया जाए। तो देखिए, दो भिन्न चालक धातुओं को जोड़ना है और उनको जोड़कर एक बंद परिपथ का निर्माण करना है, तो इनकी संधियों के तापमान में भिन्नता रखी जाए तो परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। यानी कि दो भिन्न तार हैं, मान लीजिए एक कॉपर का है, एक आयरन का है, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक सिरे को गर्म रख रहे हैं और एक सिरे को ठंडा रख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। यही प्रभाव क्या कहलाता है, सीबेक प्रभाव कहलाता है। इसे ताप विद्युत वाहक बल, जो धारा प्रवाहित होने लग जाती है क्योंकि वो तापमान की भिन्नता की वजह से प्रवाहित हुई है, इसलिए ताप विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। इसका मान सिरों के मध्य तापांतर एवं धातुओं के मध्य चालकता के अंतर पर निर्भर करता है। सीबेक ने इसके संदर्भ में एक सूत्र भी दिया था, लेकिन वो सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो विशेषज्ञता वाली बात हो जाती है, वहां तक हमको जाना नहीं है। हमको केवल एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ उत्तर लिखना है कि सीबेक प्रभाव क्या है। जब दो भिन्न चालक धातुओं को जोड़कर एक बंद परिपथ का निर्माण किया जाता है एवं उस बंद परिपथ के सिरों पे तापमान में भिन्नता रखी जाती है, एक सिरा ठंडा और एक सिरा गर्म रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बंद परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। बहने वाली धारा का मान उन दोनों सिरों के मध्य ताप के अंतर पर एवं दोनों धातुओं के मध्य चालकता के अंतर पर निर्भर करता है। और इस प्रकार की जो धारा प्रवाहित हो गई है, क्योंकि वो तापमान की वजह से जो बल पैदा हुआ है उसकी वजह से प्रवाहित हुई, तो इसको ताप विद्युत वाहक बल का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक क्लैरिटी है? ताप विद्युत वाहक बल। हमने एक इमेज के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास किया है। एक आयरन का तार है, एक कॉपर का तार है, एक सिरा गर्म है, एक सिरा ठंडा है, और इनके बीच में क्या हो गया, धारा प्रवाहित होने लग गई है, करंट का फ्लो होने लग गया है। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं। पेल्टियर प्रभाव को समझाइए। जैसा कि हमने सीबेक प्रभाव में क्या देखा, हमने सीबेक प्रभाव में देखा कि भाई जब हम दो तार को जोड़ के एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं तो उसमें ठंडा और गर्म सिरा रखने पर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर देना है उस प्रभाव को, तो उसको हम पेल्टियर प्रभाव कह देते हैं कि दो धातुएं हैं जिनकी चालकता में भिन्नता है, उनके अंदर अगर मैं धारा का प्रवाह करता हूँ तो एक सिरा गर्म और एक सिरा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
जब एक बंद परिपथ का निर्माण किया जाए जिसमें दो भिन्न धातुएं हों जिनकी चालकता भिन्न हो, उस परिपथ बंद परिपथ में यदि धारा का प्रवाह कर दिया जाए तो इस धारा का प्रवाह करने पर उस बंद परिपथ का एक सिरा गर्म और एक सिरा ठंडा हो जाता है। यही प्रभाव क्या है? पेल्टियर प्रभाव है। इसको दूसरे ढंग से कहा जाए तो इसको कहा जाता है कि एक सिरे से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और दूसरे सिरे से ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही प्रभाव क्या कहा जाएगा? पेल्टियर प्रभाव कहा जाएगा। पेल्टियर प्रभाव कहा जाए। क्लैरिटी? और ये पेल्टियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। सीबेक प्रभाव सीबेक ने दिया था और ये प्रभाव किसने दिया है? पेल्टियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। यहाँ भी आप सेम इमेज इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो जिसके अंदर पहले हम धारा प्रवाहित करेंगे और बाद में सिरे ठंडे और गर्म हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? 15 शब्दों में उस उत्तर को लिखना था। बहुत सिंपल है। चलिए, पृष्ठ तनाव को परिभाषित करते हुए इसके दैनिक अनुप्रयोग लिखिए। पृष्ठ तनाव को परिभाषित करना है और उसके बाद हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग हैं उनको मेंशन करना है। चलिए, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी? द्रव के पृष्ठ यानी कि सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल यानी 90 डिग्री पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि अगर कोई बकेट है या कोई वस्तु है, कोई पात्र है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है, तो ये जो द्रव की सतह है उस सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो लंबवत बल है उसको क्या कह देते हैं? पृष्ठ तनाव। ये द्रव की बूंदों के आसंजक बल के कारण लगता। देखिए, द्रव की सतह होगी, उसके अंदर केवल एक सतह होती है जिसपे नीचे की ओर एक बल लगता है जिसको हम क्या कह देते हैं? पृष्ठ तनाव। और अंदर जो बिंदु होते हैं, जो बूंदें होती हैं, उन पे नेट फोर्स जो है, बल तो लगता है लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती। जबकि यहाँ पर जो ये सतह है उस पर नीचे की ओर तो लगातार बल लग रहा है लेकिन ऊपर की ओर कोई काउंटर फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो बल आरोपित होता है उसको हम क्या कह देते हैं? पृष्ठ तनाव। यहाँ तक क्लैरिटी है? उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। सरफेस पर लगने वाला, उसकी एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। इस बल के कारण द्रव की सतह प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति काम करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है। अब प्रत्यास्थ झिल्ली क्या है? प्रत्यास्थता वस्तुओं में पाया जाने वाला एक गुण होता है। जैसे कि मान लीजिए एक रबर है, वो रबर आप खींचते हैं, वो आप वापस अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। रबर के अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से आप कोई गेंद है, उसको जब दबाएंगे तो वापस गेंद फूल के नॉर्मल हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता का गुण कहलाएगा। तो यहाँ पे द्रव क्या काम करता है? एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करता है और न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करता है। इसलिए पानी की जो बूंद है वो क्या प्रयास करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोलाकार आकृति में रह सके। जब आप बहुत धीरे से पानी की ड्रॉप गिराते हैं तो वो कैसी रहेगी? वो गोल रहने का प्रयास करेगी। ये गुण क्या कहलाएगा? ये गुण किस लिए आया है? द्रव के पृष्ठ तनाव की वजह से आया है। और ये पृष्ठ तनाव की वजह से ये जो द्रव की सतह है वो प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करती है और प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करने के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास उसका रहता है। ये तो हो गया पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव के लिखने अनुप्रयोग कि इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, उसके टुकड़े करने कि भैया यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखनी थी पार्ट 1 और फिर उसके दैनिक अनुप्रयोग लिखने थे, ये पार्ट 2 है। ये 2 बिंदु मिलाकर 5 नंबर का प्रश्न है। फिर मार्क्स को भी तोड़ने का तरीका सीखिए कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखनी है तो ये आपका 2 नंबर का हो सकता है और दैनिक अनुप्रयोग लिखने हैं क्योंकि इसके प्रयोग थोड़े ज़्यादा होंगे तो वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। तो डेफिनेशन का स्पेस और अनुप्रयोग का स्पेस वो भी आपको उसी अनुसार तोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं? टूथपेस्ट। आप जब ब्रश करते हैं, सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं तो उस टूथपेस्ट में क्या होता है? झाग उत्पन्न होते हैं। वो झाग उत्पन्न होने से उसका क्या हो जाता है?
पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो दांतों की गहराई तक चला जाता है। गहराई तक जाने की वजह से अच्छे से दांतों की सफाई हो पाती है। तो टूथपेस्ट सुबह उठते ही जो मॉर्निंग, अब ये भी लिखने का एक तरीका है, आपने शुरुआत कहाँ से करी? टूथपेस्ट से करी। क्यों टूथपेस्ट से करी? क्योंकि दैनिक जीवन में आपका सबसे पहला कार्य उठते ही आपको क्या करना होता है? दंत मंजन करना होता है, तो हमने वहां से शुरू किया। दूसरी बात, सेकंड यूज आप किसका करते हो? साबुन का करते हो। तो साबुन और अपमार्जक भी क्या करते हैं? झाग उत्पन्न करते हैं, और झाग उत्पन्न होने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से वो मैल की गहराई तक चले जाते हैं, जिस वजह से मैल की अच्छे से सफाई हो पाती है, गंदगी अच्छे से साफ हो पाती है। यहां तक क्लैरिटी है? तीसरा, पानी पर मिट्टी के तेल का छिड़काव। देखिए क्या होता है कि पानी पे जो कीट होते हैं उनके लार्वा तैरते हैं, जो कि हमको बीमारियां उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो उन लार्वा की अगर उनको मार दिया जाए तो क्या होगा? तो बीमारी उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो पानी पर जो है वो मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देने से क्या होगा? उस सतह का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो लार्वा जो पानी की सतह पर तैर रहा था वो पानी में डूब जाएगा, और पानी में डूब के लार्वा की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो तीसरा प्रयोग क्या है कि पानी की सतह पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करना। यहां तक क्लियर है? अगली बात, गर्म द्रव का अधिक स्वादिष्ट लगना। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने सब काम कर लिया, हमने टूथपेस्ट कर लिया, हमने जो है वो साबुन से कपड़े धो लिए, स्वयं नहा लिए, हमने आसपास के वातावरण की शुद्धता इंश्योर कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम खाना खाने बैठेंगे। तो खाना खाने बैठेंगे तो हम दाल वगैरह कैसे रखते हैं? गर्म खाना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि गर्म होने की वजह से उस द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, और वो बहुत आसानी से आपकी ज़ुबान पर फैल जाती है, आपकी स्वादेंद्रियों तक पहुंच जाती है, और उस वजह से आपको भोजन क्या लगता है? ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आगे देखिए, एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक का नेचर क्या होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक फैलने वाला होना चाहिए। जैसे आपने उसको छिड़काव किया तो आपकी स्किन पर जहां भी घाव हुआ है उस पर आसानी से फैल जाए, घाव की गहराई तक जाए, ये आवश्यक है, ताकि उस घाव में संक्रमण का खतरा कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम रखा जाता है। कम रखने के पीछे क्या है? ताकि उसका फैलाव अधिक से अधिक हो सके। आगे बढ़ते हैं, द्रव द्वारा न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करना। ये हम कह ही चुके हैं कि प्रत्येक द्रव की नेचर क्या होती है कि वो न्यूनतम जगह घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम क्षेत्रफल को प्राप्त करे। और ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है कि द्रव प्रयास करता है कि उसका पृष्ठ तनाव जो है वो न्यूनतम रहे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। परमाणु संरचना का बोहर मॉडल प्रस्तुत करते हुए इसकी दो सीमाएं लिखिए। देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। दूसरी बात कि ये जो प्रश्न है इसके अंदर जो कंटेंट बिल्डिंग आपकी हो रही है वो कंटेंट बिल्डिंग आपको बहुत हेल्प करेगी परीक्षा के अंदर उत्तर लिखने में। इसमें कोई संशय नहीं कि ऐसे कुछ प्रश्न आपको मेंस की कॉपी में आपको लिखने के लिए मिल जाएंगे। परमाणु संरचना का बोहर मॉडल प्रस्तुत करते हुए इसकी दो सीमाएं लिखिए। क्या है? देखिए, यह मॉडल रसायन विज्ञानी नील्स बोहर द्वारा 1913 में दिया गया था। अब आपको 1913 न याद रहे तो न सही, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो कि नील्स बोहर नाम था जिनका, उन्होंने परमाणु संरचना का बोहर मॉडल प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, हमको मॉडल प्रस्तुत करना है, मॉडल के बारे में लिखना है, और मॉडल के बारे में लिखने के साथ साथ इसकी दो कमियां भी बतानी है। तो देखिए मॉडल के बिंदु क्या है? देखिए मॉडल के बिंदु क्या है? पहला, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होगा। एक परमाणु होगा, उसके सेंटर में क्या होगा? धनावेशित नाभिक होगा। ये जो धनावेशित नाभिक है उसके अंदर क्या मौजूद होंगे? प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, धनावेशित नाभिक होगा। ये धनावेशित नाभिक जो है उसकी बात किसमें करिए? बोहर के मॉडल में करिए, जो कि क्या है? परमाणु का केंद्र कहा जाएगा, परमाणु का केंद्र कहा जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स इस धनावेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस धनावेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे, परिक्रमण करेंगे, और इस परिक्रमण के दौरान कोई भी ऊर्जा अवशोषित या फिर उत्सर्जित नहीं होगी। वो अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा है तो उसको न तो ऊर्जा लेने की आवश्यकता है न ऊर्जा निकालने की आवश्यकता है, वो निरंतर गति करता रहेगा। आगे देखिए, कक्षा या ऊर्जा स्तर को KLMN नाम दिया।
कि जो न्यूनतम ऊर्जा का स्तर है, फिर L, फिर M, फिर N, ऐसे करके इन्होंने 4 ये कक्षाओं के नाम दिए। इन कक्षाओं के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से अगर उसको उच्च ऊर्जा स्तर में भेजा जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसी माध्यम से इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। आगे देखिए, सामान्य परिक्रमण के दौरान ऊर्जा की क्षति या प्राप्ति नहीं होगी, हम बता ही चुके। तो ये सारे जो बिंदु हैं वो किसके हैं? निल्स बोहर द्वारा प्रस्तुत बोहर मॉडल के अंदर ये सारी बातें की गई हैं। क्या कहा गया है? पहला, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक उपस्थित होगा। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे निश्चित कक्षाओं में। जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे तो उनकी ऊर्जा न तो उत्सर्जित होगी न उनके द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त K, L, M, N 4 ऊर्जाओं के स्तर होंगे। उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जबकि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसके अतिरिक्त हमने कहा कि समान कक्षा में जब चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, नई ऊर्जा की प्राप्ति इलेक्ट्रॉन के द्वारा की जाती है। बढ़े आगे, देखिए इसको एक डायग्राम से भी हमने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे आपको भी डायग्राम एग्जाम में बनाना चाहिए, कुछ ऐसा स्पेस मैनेज करना चाहिए जिससे आप उसका डायग्राम बना सकें। देखिए यहाँ हमने केंद्र में नाभिक बना दिया है। नाभिक क्या हमने P लिख दिया, पॉजिटिव नाभिक है, धनावेशित नाभिक है। K, L, M और N ये कक्षाएं हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से K से लगा के जब मैं उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूँ तो मुझे ऊर्जा का क्या करना पड़ रहा है? अवशोषण करना पड़ रहा है। जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब मैं इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ तो मैं ऊर्जा का क्या कर रहा हूँ? उत्सर्जन कर रहा हूँ। ये क्या है? ये निल्स बोहर द्वारा प्रस्तुत परमाणु संरचना का मॉडल। बहुत सिंपल है। अब देखिए इसकी 2 सीमाएं भी लिखनी है, तो सीमाएं हेडिंग डाल दी हमने ताकि एग्जामिनर को ध्यान रहे कि हम मॉडल लिखते लिखते भावुक नहीं हो गए कि हमने पूरा कॉपी भर दिया है। उसके साथ ही हम सीमाएं भी लिख रहे हैं, हमको पता है कि सीमाएं पूछी हुई है। तो सीमाएं हेडिंग डाल के सीमाएं लिखना प्रारंभ करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के व्यवहार की व्याख्या निल्स बोहर का मॉडल नहीं करता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र अगर उपस्थित है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में उस परमाणु के जो व्यवहार है वो कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कक्षाओं के बीच में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ों की व्याख्या जो है निल्स बोहर का मॉडल नहीं कर पाता है। दूसरी बात, बड़े परमाणुओं के संबंध में इसकी व्याख्या सटीक नहीं बैठती है। छोटे परमाणुओं के संबंध में तो निल्स बोहर की व्याख्या बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन बड़े परमाणुओं के संबंध में जहाँ मल्टीपल नंबर में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वहाँ पे इसकी व्याख्या जो है वो थोड़ी बहुत हिल जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन को गति एवं स्थिति एक ही समय में जाना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, किस कक्षा में है और किस वेग से घूम रहा है, ये दोनों एक साथ जानना थोड़ा सा इस मॉडल के अनुसार मुश्किल है। तो ये क्या है? निल्स बोहर का मॉडल। निल्स बोहर का मॉडल जिसमें मॉडल के बिंदुओं की हमने बात करी, और सीमाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार की जानकारी नहीं दे पाता है, इलेक्ट्रॉन की गति और स्थिति इन दोनों की जानकारी एक साथ देना मुश्किल है, और तीसरा, बड़े परमाणुओं पे निल्स बोहर की जो व्याख्या है वो बहुत सटीक नहीं बैठती। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे चलिए। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, धातु एवं अधातु में अंतर कीजिए, और 50 शब्दों का 5 अंक का प्रश्न है। बहुत सिंपल है, धातु और अधातु इन दोनों में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो हमने क्या किया, फटाक से एक और धातु लिखा, एक और अधातु लिखा, बीच में खींच दी लाइन। अब देखिए इसको समझते हैं। पहला बिंदु हमने लिखा है आघात वर्धनीय प्रकृति। धातु की प्रकृति कैसी होती है? आघात वर्धनीय। आघात का क्या मतलब है? आघात का मतलब है चोट। जब आप धातु पर चोट देते हैं तो उसको पीट पीट के उसकी चद्दर बना सकते हैं। आप एक चद्दर की फॉर्मेट में धातु को ला सकते हैं, लेकिन अधातु के साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर ये क्या होता है? ठोस होता है। कमरे के ताप पर धातु कैसा होता है भाई? लोहा देख लो, तांबा देख लो, चांदी देख लो, ये सब क्या है? ये सब कमरे के ताप पर ठोस प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? पारा। इसका अपवाद क्या है?
पारा, कि पारा जो है वो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड होता है। आपने देखा होगा पारा, मरकरी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जो थर्मामीटर आता है जिससे मैन्युअल चेक करते हैं तापमान को, जीभ के नीचे रख के या आर्मपिट में रख के चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पारे का स्तर ऊपर गया है उस आधार पे, तो उसमें पारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नापने का यंत्र है, उसके अंदर भी हम पारे के माध्यम से ही उसको चेक करते हैं, ठीक। तो कमरे के ताप पर ये ठोस होता है, लेकिन पारा इसका अपवाद है। तो देखिए, अगर आप ये अपवाद भी लिखते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में कितनी क्लैरिटी रहेगी कि आप बहुत अच्छे से विज्ञान के संदर्भ में समझ रखते हैं। दूसरा, अधातु जो है वो ठोस या गैस के रूप में आपको कमरे के तापमान पर मिलेंगे, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ब्रोमीन। ये ब्रोमीन किस फॉर्मेट में पाया जाता है? ये ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तन्यता, जो तन्यता का गुण है, इसको तनाव दिया जा सकता है, इसमें तन्यता पाई जाती है, वो किस में होता है? धातु में होता है, लेकिन अधातु में तन्यता नहीं होती है, भंगुर प्रकृति के होते हैं, जबकि इनमें इनको तनाव दिया जा सकता है, खींच के इनको पतला किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि ये कुचालक होते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, इसमें इनके लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है? धारा प्रवाह में मदद करते हैं, ठीक है। जबकि ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, ये ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है, इनके परमाणु पास होते हैं लैटिस के अंदर, इसलिए इनका गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। ये घनत्व कम होता है, घनत्व कम होने की वजह से इनका गलनांक भी कम होता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से कठोर होते हैं, जबकि ये कम कठोर होते हैं, थोड़े से टूट जाने की, भंगुर टाइप की प्रवृत्ति होती है। ये चमकदार सतह लिए होते हैं, जबकि इनकी सतह जो है वो चमकदार नहीं होती, केवल आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। आठवां बिंदु और अंतिम बिंदु, ऑक्सीजन के साथ क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकृति का? क्षारीय, जबकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण कराते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लैरिटी है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर किसी ने इन डेप्थ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट अधातु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। जबकि डी ब्लॉक वगैरह के एलिमेंट कैसे होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं? धातु प्रकृति के होते हैं। यहां तक क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। उपधातु, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है धातु, अधातु एवं उपधातु। तो धातु के संदर्भ में हमने पढ़ लिया धातु और अधातु में अंतर के माध्यम से। अब हम उपधातु की एक दो बातें देख लेते हैं कि उपधातु के भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए। भौतिक और रासायनिक गुण लिखने किसके? उपधातु के। तो ये आपके सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? उपधातु। बिस्मथ है, ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। तो उपधातुओं के भौतिक गुण क्या है? कि कमरे के तापमान पर ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी सतह चमकदार होती है। इनकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं और ये अर्धचालक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? भौतिक गुण है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वो कमरे के ताप पर ठोस होगा, उसकी सतह चमकदार होगी, वो भंगुर प्रकृति का होगा, वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। ये सारे क्या गुण हैं? भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण क्या है? इन्हें आयनीकरण हेतु मध्यम आयनीकरण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये मिश्र धातु बनाने में उपयोगी होते हैं। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। ये क्या है? उपधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या है। आगे चलते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? समझाइए। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, ये समझाना है। बहुत सामान्य प्रकृति का प्रश्न है, लेकिन 15 शब्दों में ये प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धातुओं की संरचना कैसी होती है? एक जालक की भांति होती है, लैटिस होता है। उस लैटिस के रूप में इसकी संरचना होती है, जिसकी बाहरी सतह पर क्या होता है? बाहरी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स
पाए जाते हैं, जिसकी बाहरी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस सतह के अंदर स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करते हैं। इस स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करने के कारण जैसे ही कोई बाहरी बल आरोपित होता है, कोई विभव स्रोत लगाया जाता है, कोई बैटरी लगाई जाती है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा में मूवमेंट प्रदान करती है, एक फोर्स क्रिएट करती है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, EMF के नाम से जानते हैं। ये EMF इस बैटरी की वजह से पैदा होता है और इस बैटरी की वजह से जैसे ही EMF पैदा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही बैटरी की वजह से EMF पैदा होगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना चालू करेंगे और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं धारा उसकी विपरीत दिशा में मूव करती है, धारा उसकी विपरीत दिशा में मूव करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? धारा उसकी विपरीत दिशा में मूव करेगी। चलिए, ये क्या है? धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? एक लैटिस स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहरी सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई विभव स्रोत या कोई बैटरी लगाई जाती है तो बैटरी लगाने पर बैटरी के अंदर से जो फोर्स क्रिएट होता है उसकी वजह से धारा प्रवाह प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो यही कारण है कि जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाते हुए उसे रोकने के उपाय बताइए। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। अब लोहे में हम जंग शब्द का उपयोग करते हैं, बाकी धातुओं के लिए अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो प्रक्रिया को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है? संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन और जंग को अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट। ठीक, तो इस प्रकार का कोई भी शब्द आपको देखने को मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संक्षारण पूछ ले या जंग पूछ ले, लोहे के संदर्भ में आपको समान उत्तर देना है। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना है और समझाते हुए उसे रोकने के दो उपाय देने हैं। तो प्रक्रिया क्या रहेगी? जब लोहा वातावरण की नमी अथवा जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब आयरन के जल योजित ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब लोहा नमी, और नमी का मतलब क्या है? जल वाष्प है, H2O है, तो नमी यानी पानी, तो नमी अथवा जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस स्थिति में जल योजित आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है और उस आयरन ऑक्साइड के निर्माण की वजह से लोहे की सतह पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जिसे जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, इसका हम सूत्र भी लिख देते हैं। आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड है, H2O है, तो इससे क्या बन रहा है? सबसे पहले आयरन का हाइड्रोक्साइड बना है और इसमें एक और ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड और XH2O यानी कि जल योजित कुछ परमाणु जल के जुड़े हुए, जिस वजह से आयरन ऑक्साइड कैसा है? जल योजित आयरन ऑक्साइड है। ये सतह पर पपड़ी के रूप में जम जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं या कोरोजन कहते हैं। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी है क्योंकि हम आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, तो हमको इक्वेशन बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, हम केवल एक जनरल वे में इस चीज को लिख देते हैं। ठीक, अब हमको और क्या पूछा है? रोकने के उपाय। तो हम लिखेंगे रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? भाई पेंट कर दो। लोहे के ऊपर पेंट करने से भी क्या होगा? आप बाहर की नमी से, ऑक्सीजन से उसको बचा लोगे, तो वो बचा लेने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका जंग जो है वो रुक जाएगा। दूसरा, ग्रीस और तेल की परत, हर थोड़े थोड़े दिन में ग्रीस और तेल की परत लगाते रहो, तो उससे भी क्या होगा? नियमित अंतराल में जब आप ये करोगे तो बाहरी वातावरण से संपर्क टूटेगा और इस कारण से आप इसको रोक सकोगे। तीसरा, टिन और क्रोमियम की प्लेटिंग, टिन क्रोमियम की प्लेटिंग करने की वजह से लोहे का बाहरी संपर्क कट जाएगा। साथ ही साथ इस प्लेटिंग की वजह से वो लोहे की वस्तु होने के बावजूद भी ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगेगी। एक प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन, मतलब आप उस लोहे के ऊपर जिंक की परत आरोपित कर देते हो। जिंक क्योंकि लोहे से ज़्यादा सक्रिय होता है, इस वजह से पहले जिंक इस सिचुएशन को फेस करेगा और जिंक जब इस सिचुएशन को फेस करेगा तो जिंक का क्या होगा? जिंक की वजह से यहाँ पर लोहा जो है वो जंग लगने से बच जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इस वजह से लोहे में जंग की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं।
पेंट, ग्रेस या तेल की परत, टीन या क्रोमियम की परत, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिक साइंस को इस तरीके से तैयार करने से आपके पास कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा और आपको लेखन शैली का भी अभ्यास हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जुटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डेवलप करें, ताकि आप मुख्य परीक्षा में एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में निखर के सामने आ सकें। तो खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। ऑल द बेस्ट।